90% स्टूडेंट जो सीटी 2026 की तैयारी कर रहा है वो सेम गलती कर रहा है, ठीक है। जो 90% स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वैसी ही गलती वो कर रहा है कि सिलेबस, जो पूरा सिलेबस है उसके पीछे भागा जा रहा है, ना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पीछे भागा जा रहा है। और उसके अंदर उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के टीचर्स तैयारी करा रहे हैं वो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मुझे कहीं पर इसका सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। जो भी टीचर है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बता रहा, बस अपना वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर बोल देते हैं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, और लास्ट में अपना बैच का प्रमोशन कर जाते हैं। तो देखो ये चीज़ मुझे गलत लगी, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता है, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं, हम जो हैं, हमें ये नहीं पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि अपन को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और 100% जो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी तुम्हें देखने को मिलेगी। ये देख लो, ये पूरी पीपीटी जो है मैं ये बना कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। पूरा सिलेबस है। अब इन सिलेबस में से कौन से चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स तुम्हें छोड़ने हैं, इनकी भी बात करेंगे। और लास्ट में करंट अफेयर की भी बात करेंगे कि करंट अफेयर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। इसके अंदर अपन क्या क्या किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और मतलब कि जो एकदम ही छोड़ देना उसके ऊपर भी बात करेंगे, जो टॉपिक सबसे पहले करना उस पर भी बात करेंगे, जो बाद में करना उस पर भी करेंगे, और जो एकदम छोड़ देना उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं CET 10+2 का एग्ज़ाम पैटर्न। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें 10+2 की स्ट्रेटजी पसंद आती है तो मुझे ग्रेजुएशन के लिए भी तुम बोल सकते हो। अगर मुझे कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो कमेंट देखने को मिलते हैं ठीक ठाक, लाइक देखने को मिलते हैं ठीक ठाक, जो है शेयर देखने को मिलते हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैं उसके ऊपर भी बना दूं, पर 10+2 की एक बार बना दूं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। मेरे को पता है तुम सबको पैटर्न के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, ताकि जो है अपन ने पैटर्न दिमाग में रहे। ये अपने चैप्टर्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 240 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 2.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी 150 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन MCQ होंगे और सेम मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करें 10+2 के ओवरव्यू की नॉर्मल सी चीज़ों की, वैलिडिटी जो है इसकी 3 साल तक रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 बात कर ली, टोटल मार्क्स 240, टोटल क्वेश्चन 120, टोटल टाइम 2.5 घंटे इनकी बात कर ली। उसके बाद में बात होती है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे 96, यानी 48 क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो पास करने के लिए मार्क्स चाहिए वो 48 चाहिए। तो क्यों ना अपन इस बार अगस्त तक कुछ ऐसा तुम्हारा प्लान बना लो। इस वीडियो को देखने के बाद में मैं तो तुम्हें ये बोलूँगा कि जब अगस्त कंप्लीट हो तो तुम जो भी मॉक टेस्ट दो, कुछ भी दो, वहाँ पर तुम्हारे 48 क्वेश्चन सही हो ही रहे हैं। तुम 96 क्वेश्चन जो है वो आंख बंद करके सही कर रहे हो, उसको टारगेट करो। तो उसके लिए तुम्हें 100% सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखता हूँ, मेरे को बोलते हैं, जो मैंने टारगेट सीरीज़ बना रखी है उसके अंदर मेरे को बोलते हैं कि भैया कंप्यूटर रह गया, भैया इकोनॉमिक्स रह गई, भैया इंडिया के लिए भी कुछ बताओ, इंडियन ज्योग्राफी रह गई। तो उनको देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तुम्हारे नंबर तो आ रहे हैं 30 है मॉक टेस्ट में, और तुम्हें पढ़ना है 100%। इन मार्क्स को 30 नंबर जो आ रहे हैं इनको तुम एक बार 96 तक तो लेकर जाओ। जिस दिन सब कुछ पढ़ लो ना, उस दिन बता देना कि भैया आप बताते हो ये सब कुछ मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद में मेरे पास 2 से 3 घंटे बच जाते हैं। मेरे पास कमेंट तो ये देखने को मिलते हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम क्या करें हम और एक तरफ ये कमेंट भी करते हो फिर तुम कि भैया वो सब्जेक्ट रह गया, वो सब्जेक्ट रह गया, जो मैं उस सीरीज़ के अंदर बता रहा हूँ तुम वो क्यों नहीं कर लेते हैं। और तुम्हें बोल दिया, जिस किसी को डाउट आए वो मेरे इंस्टाग्राम इट्स सचिन महिला, ठीक है, इट्स सचिन महिला, इसके ऊपर मेरे को जो है मैसेज कर सकता है आराम से। मैं हर इंसान को रिप्लाई देता हूँ। और टेलीग्राम जो है उसके अंदर जुड़ सकता है, वहाँ पर तुम्हें एक PDF के लिए मैसेज आता है, तो वहाँ से तुम PDF भी ले सकते हो। तो दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मैं कौन सी बात कर रहा था, हाँ, कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो इसका भी मैं एक जवाब देता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं बचता। सबके पास वही 24 घंटे है, पर तुम्हारे पास टाइम इसलिए नहीं बचता क्योंकि तुम्हें राजनीति करनी है, तुम्हें जो है हवाबाजी करनी है। आज के वक्त ऐसा टाइम है, इंसान फ़ोन चलाता चलाता, रील चलाता चलाता उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरा टाइम ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको रीलें देखनी है, उसको जो है पॉडकास्ट देखने हैं, उसको अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस की फर्स्ट मूवी फर्स्ट शो में देखनी है। इन हवाबाजियों में कुछ नहीं रखा हुआ। ये सोचो कि आज से 4-5 साल पहले जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खर्चा पानी दे रहे हैं, क्या वो इतने सक्षम रहेंगे?
अगर वो रहेंगे तो फिर तो तुम्हें सरकारी नौकरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, ठीक है। और लगभग ऐसे ही हैं भाई, 90% बच्चे ऐसे ही हैं जिनके माँ बाप जो हैं वो नहीं उठा पाएंगे उनका खर्चा, तो भाई पढ़ लो यार, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में चलो ये और बातें हैं, कभी बाद में करेंगे इन बातों को। अब 2 कैटेगरी में सब्जेक्ट बढ़ते हैं, एक नॉन जीके सब्जेक्ट, एक जीके सब्जेक्ट। ये मैंने इसलिए बांट दिया क्योंकि ये आर्ट्स वालों के स्ट्रॉन्ग है, ये मैथ वालों की स्ट्रॉन्ग है। तो मैथ वाले जो हैं, मैथ साइंस वाले, वो इनके ऊपर जो है अच्छे से अपना फोकस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में एक तो उनका वैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा, और दूसरा जो मान लो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो कर सकते हैं, क्योंकि इतना टॉपिक भी नहीं है। आगे बात करेंगे सब्जेक्ट की भी, ठीक है। और आर्ट्स वाले इन सब्जेक्ट को कर सकते हैं, और दोनों का लगभग रेशियो बराबर ही रहेगा। 50% यहाँ से पेपर बनेगा, 50% यहाँ से पेपर बनेगा, ठीक है। तो तुम 40% तो यहाँ से स्कोर कर सकते हो, तो 40% यहाँ से स्कोर कर सकते हो। बाकी ये है नहीं कि तुम इनको पूरा छोड़ के जाओगे। इनमें जो मैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, जैसे हर सब्जेक्ट में बताऊँगा एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उनको कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारे 60 से 70% जो है, 60% के आसपास तुम क्वेश्चन करने के लायक हो जाओगे, और उसके बाद में तुम 40% मार्क्स लाकर आराम से जो है क्वालिफाई कर लोगे सीईटी को, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक डाउट ये आता है कि भैया मेरे राजस्थान जी के जो है ये मैंने नहीं पढ़ रखी, मैं क्या करूं। तो भाई इसका जवाब ही है, तू पढ़, तू राजस्थान जी के पढ़। और क्या जवाब है यार, भैया बेस्ट टीचर कौन सा है? अरे तो सारे बेस्ट टीचर हैं, तू एक सब्जेक्ट के लिए पूछ कि मैं किससे पढ़ लूँ। तुम ये पूछते हो बेस्ट टीचर कौन सा है, ये टीचर ऐसा कौन सा टीचर है जो मेरे को 2 महीने में सब कुछ पढ़ा देगा। तो 2 महीने में कोई टीचर तुम्हें कुछ नहीं बना सकता। जीके जो है राजस्थान जीके, ये पढ़ने के लिए 6 से 8 महीने चाहिए कम से कम, और उसके बाद में जो है इसके ऊपर पॉलिशिंग अलग से होती है कि तुम लगातार पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, उसके अंदर नई चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि तुम्हें 2 मंथ के अंदर टीचर जो है सब कुछ करा देगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में अपने अच्छे से बिठा लो कि ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम्हें सब कुछ करा देगा। एक मैथ के लिए आता है कि भैया मैंने 10th के बाद में मैथ छोड़ दी थी, अब क्या करूं भाई। अब वो भी तू भी मैथ ही पढ़ यार, तू प्रैक्टिस कर मैथ की, और क्या कर सकता है, ठीक है। और मेरे से पूछ के किसी ने मैथ छोड़ी नहीं कि मैंने उसको कहा मेरे पास डाउट लेके क्यों आते हो, पढ़ो यार, बस सीधी सी बात है, डाउट लेके आओ। पर ये कोई जेन्युइन डाउट नहीं होते। मेरे को मैथ नहीं आती, मैंने 10th के बाद में छोड़ दी थी, तो 10th के बाद में छोड़ दी थी, तो वापस पढ़नी स्टार्ट कर दे। मैथ की देखो क्लास लो, उसके नोट्स बनाओ, उन नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करो, इसके PYQ और नॉर्मल क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और लगातार करते जाओ, ऐसे ही मैथ आएगी, ठीक है। तो इसके बाद में आगे बात करते हैं, पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, कि CET 10+2 जो है इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से मेरे को लगता है 20 के आसपास क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी 15 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी 10 क्वेश्चन। एक वो लगता है ना, तो वो ऐसे लगता है कि यहाँ से और कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो यहाँ पर जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करें अगर इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन ज्योग्राफी की, राजस्थान पॉलिटी थी इंडियन ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी के 8 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस के 12 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ रह सकता है रेशियो, इस हिसाब से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बात करेंगे हर सब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान में हिस्ट्री के ये जो है 4 पॉइंट्स दे रखे हैं अपनी जो सिलेबस है उसके अंदर। पहला पॉइंट है प्रमुख प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल। तो देखो ये टॉपिक जो है राजस्थान की एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है, और इसको तुम करने जाओगे तो इसके नोट्स होंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भी माने तो 40 पेज के इसके नोट्स होंगे। उसके साथ में ये जो है तुम 20 घंटे में जो है ये टॉपिक पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब बोलने को मेरे को ये बोलना चाहिए भाई 20 घंटे ही तो लग रहे हैं, कर लो इसको कंप्लीट। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब इतने सारे सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन बन के आएंगे तो क्या ज़रूरी है, क्या तुम्हें लगता है एक क्वेश्चन, मेरे को तो ये भी नहीं लगता है एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकते हैं क्या हर शिफ्ट के अंदर। हाँ भूले भटके एक आधी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन देते हैं वो अलग बात है, बाकी मेरे को नहीं लगता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं बिगिनर लेवल होता, तो मैं इसको एकदम स्किप कर देता, एकदम ही छोड़ देता, मैं हाथ ही नहीं लगाता। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ, ये जो हैं ये 3 महीने का कोर्स है। अगर तुम राजस्थान मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने जाओ तो 3 महीने लगे तुम्हें डेली, अगर तुम 1 घंटे पढ़ते हो तो, ठीक है। उसके बाद में इसका रिवीजन अलग से रह गया, तो ये 6 महीने के अंदर तुम्हारे टिप्स के ऊपर हो। पर क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? तो आंसर इज़ नो, टाइम नहीं है इतना, और वास्तव में नहीं है।
तो क्या इसको पूरा छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ से आजकल क्या है 2-3 क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो इसमें याद क्या करें? इसमें बस इतना याद कर लो, जो प्रमुख राजवंश है उसके कितने कितने शासक रहे हैं वो याद कर लो, और उनका उपनाम क्या था और उनकी उपलब्धियां क्या थी वो 1-2 वो याद कर लो, ठीक है। और वो भी प्रोमिनेंट लीडर्स है ना उनकी, ऐसे नहीं कि हर लीडर को याद करना है, वैसे उनका थोड़ा सा लीडर्स का कालक्रम याद रख लो, उनमें जो इंपॉर्टेंट राजा रहा हुआ है जिसके ऊपर PYQ में पूछ रखा है उसकी थोड़ी बहुत उपलब्धियां याद कर लो। और सबसे शॉर्टकट तरीका इसको जो है PYQ से याद कर लो, ठीक है। 4 से 5 घंटे दो इस टॉपिक को और इसको PYQ से याद कर लो, कि अगर बाई चांस इजी क्वेश्चन पूछ ले, इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे तो अपने दोनों से ही। उसके बाद में आती है राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, 1 2 3 4 5। मैं ये बोल देता हूँ, अगर यहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 7 क्वेश्चन पक्के इन 5 टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन पक्के यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़ने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। और ये जो टॉपिक है ये तुम चाहो तो 20 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारे सीधे 5 नंबर पकड़े हैं, ठीक है। ये मान के चलो 5 से 7 नंबर के बीच में ये रह सकते हैं 5 टॉपिक, तो इनको कर लेना। साथ में प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है इस टॉपिक में कौन आएंगे, जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे, वो जो फेमस अखबार रहे, फेमस बुक्स थी उनके बारे में पढ़ लेना, और फेमस जो महिलाएं थी उनके बारे में पढ़ लेना। तो समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि तुम स्किप करो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम बिगिनर हो एकदम तो कर सकते हो, मैं होता तो कर देता। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है, ये पूरा पढ़ना है, ये भी पूरा पढ़ना है। और मैं भी जो है यही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी जीके जो है वो वीक है, मैंने भी स्टार्ट किया है, इस चीज़ का सबको पता है। उसके बाद में बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, तो देखो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है 1.5 महीने का, ठीक है, जो टॉपिक CET के अंदर दे रखे हैं। और मेरे को ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं लगा जो इम्पोर्टेंट ना हो, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ना हो, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो स्थापत्य एवं चित्रकला, ये तो देखो हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो राजा हैं अगर उन्होंने कोई फेमस निर्माण करवाया है, फेमस चीज़ का निर्माण करवाया है, तो वो यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये तो याद करनी होगी स्थापत्य एवं चित्रकला। जब ये चीज़ें तुम पढ़ो तो उसके अंदर उसको राजस्थान की मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ लेना। उसके बाद में लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक 2-2 दिन के टॉपिक हैं। प्रमुख धार्मिक पंथ, लोक देवता 3 दिन का मान लो, 3 दिन के टॉपिक हैं। वेशभूषा, आभूषण, मेले और त्यौहार को छोड़कर रीति रिवाज और परंपराएं 1 दिन का टॉपिक है। भाषा, बोलियां और साहित्य 2 दिन का टॉपिक है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है वो इन्हीं टॉपिक में आ जाते हैं। तो देखो 1 2 मान लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 × 3 होते हैं 42। ऑन एन एवरेज 3 दिन मान लिए मैंने 42, तो 45 दिन में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट। तो आर्ट एंड कल्चर पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल का सिलेबस जो है वो ये है, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान। अब तुम इन टॉपिक को पढ़ने बैठ जाओगे तो तुम खुद सोच लो तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर। राजस्थान वाली तो याद नहीं हो रही है, ये कहाँ से याद करें। अब इन दोनों टॉपिक में मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, तुम सीधा ये याद कर लो, जैसे इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई उनकी हाइट याद कर लो सीधी, और वो कहाँ पर हैं ये याद कर लो थोड़ी सी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिवर होगी उसकी लेंथ याद कर लो, वो कहाँ से बहना स्टार्ट करती है और कहाँ तक बहती है ये याद कर लो। और कोई इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट रिवर अलग से याद करने वाले हो तुम, जैसे गंगा है, यमुना है, तो यमुना ट्रिब्यूटरी होगी गंगा की, तो जैसे यमुना को याद किया तो ऐसे कोई ट्रिब्यूटरी याद कर लो। ऐसे ही फेमस लेक याद कर लो, सबसे खारे मीठे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, सबसे मीठे पानी की झील, सबसे ऊंचाई पर जो झील है वो, ठीक है, और सबसे गहरा सागर। इन चीज़ों को ऐसे याद कर लो, स्टैटिक जीके के तौर पे इन चीज़ों को याद कर लो अगर तुम करना चाहते हो तो। बाकी मैं इन दोनों टॉपिक को छोड़ूंगा अगर तुम्हारी जगह हूँ तो। उसके बाद में वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, इस टॉपिक को मैं भूल कर भी नहीं छोड़ सकता। इसके अंदर देखो कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है। एक तो जैसे रामसर साइट हो गई, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जैसे नेशनल पार्क हो गए, और जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बने हुए हैं वो याद हो गए, ठीक है। इसके साथ जो है करंट अफेयर जो है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन जोड़ कर पूछ लिया जा सकता है।
तो इस टॉपिक को तो किसी हालत में नहीं छोड़ना, इसको भी तुम छोड़ सकते हो। इनमें तुम्हें बताई दिया इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें याद करनी है, मैं भी वही चीज़ें याद करके जाऊँगा अगर करूँगा तो। बाकी इस टॉपिक को मैं नहीं करने वाला, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सवाल पूछ लेगा तो मैं इतने सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये मैंने कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद में बात है राजस्थान ज्योग्राफी की। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो तुम वहाँ पर तुम्हारी चुल मची होगी कि हम इंडियन हिस्ट्री पूरी पढ़ें, तो वो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो तुम्हें छोड़ना है, हर टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी खास ध्यान किस पर देना है, ठीक है। अब तुम सीक्वेंस में अगर राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे ही याद होती है राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि तुम्हें जो राजस्थान के भौतिक प्रमुख भौतिक स्वरूप हैं और इसके अलावा राजस्थान का परिचय है, इन 2 चीज़ों को ढंग से याद करने के बाद में चाहे तुम कोई सा टॉपिक उठा लो, पर ये जो पोर्शन है और राजस्थान परिचय जो है, ये दोनों तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में तुम कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हो। उसके बाद में तुम्हें ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, एक तो खनिज संपदा पर, एक वन संपदा पर, एक जल संसाधन, ठीक है। उसके बाद में जल संसाधन छोड़ो, इससे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है पशु संपदा पर, ठीक है। और किस पर देना है, और कृषि के ऊपर, ठीक है, कृषि के ऊपर, ठीक है। इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स, ठीक है, और अपना जो करंट अफेयर है वहाँ से रिलेट होके पूछ लिए जाते हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो करनी ही है। अब जनसंख्या है, 2 दिन का टॉपिक है। प्रमुख जनजातियाँ हैं, 2 दिन का टॉपिक है। राजस्थान में पर्यटन है, ये भी 2 दिन का टॉपिक है। नदियाँ, बांध, झीलें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लग जाएंगे। और टारगेट सीरीज में अपन कर ही रहे हैं, तो ये पूरी करनी है राजस्थान ज्योग्राफी। उसके बाद में बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो एक तो ये टॉपिक राज्य के विकास, उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र में भूमिका। ज्योग्राफी में भी ये तुम्हें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें ये पढ़ना है, और इकोनॉमिक सर्वे में भी तुम्हें ये पढ़ना है। तो ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। ये मान लो यहाँ इस टॉपिक से जो है 4 क्वेश्चन जो हैं पक्के तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, 4 क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें वो खनिज वगैरह वो भी ऐड ऑन हो जाएंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्थाएं, विशेषताएं और समस्याएं, ये थोड़ा सा तुम मतलब राजस्थान की अर्थव्यवस्था को करंट अफेयर से रिलेट करके देख सकते हो, और ऑप्शन एलिमिनेट करके चीज़ें हो जाएंगी इस टॉपिक पर। राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, ये मैं तो नहीं करता। हस्तलिपि उद्योग, बेरोजगारी, सूचना और अकाल, ये भी मैं नहीं करता। और यहाँ से थोड़ी सी कल्याणकारी योजनाएं मैं कर जाता है। इसके अलावा जो भी विकास की योजनाएं हैं वो कर जाता। पंचायती राज के बारे में थोड़ा पढ़ता, क्योंकि वो पॉलिटी के अंदर भी आएगा, और उसके लिए कौन सी योजनाएं स्टार्ट की है वो भी मैं पढ़ता। और मनरेगा के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ता, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद में बात आती है रीजनिंग एंड मैथ की। तो रीजनिंग के अंदर देखो वही बात है, अब जिसको नहीं आती तो वो पढ़ लो अच्छे से, थोड़ा बहुत देख लो। तो मैं उन्हीं के लिए बात कर लेता हूँ। जैसे साइंस वाला जो स्टूडेंट होगा उसको तो पता ही होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, साइंस मैथ वाला। लेकिन जिसको मैथ नहीं आती ना, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग जैसे तुम कौन कौन से चैप्टर कर सकते हो। एक तो ब्लड रिलेशन है, सबसे पहले ये कर सकते हो, सबसे आसान है, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है ये कर सकते हो, रैंकिंग टेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद में वेन डायग्राम भी कर सकते हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा करना चाहो तो कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो। जिसको 0 आती है, जो मतलब रीजनिंग एकदम छोड़ के जा रहा है, उसको बता रहा हूँ। बाकी रीजनिंग तुम 1 महीने में इतनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये सारे चैप्टर पढ़कर। एनालॉजी हो गया, कैलेंडर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, ये पढ़कर तुम इतनी अच्छी रीजनिंग कर सकते हो कि तुम्हारे पूरे में से पूरे हों। तुम ऐसे देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है कहाँ पर पेपर में, तो रीजनिंग देख सकते हो। अगर छोड़ के जा रहे हो तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, उसके बाद में वेन डायग्राम, एनालिटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी, और अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक तो कर ही लेना अगर तुम करना चाहो तो। अगर तुम रीजनिंग में एकदम 0 और पूरी छोड़ के जा रहे हो तो बाकी रीजनिंग तुम्हें पूरी कर लेनी चाहिए। अब बात आती है मैथ की। तो मैथ के अंदर सबसे पहले फोकस किस पे देना है, फ्रैक्शन और डेसिमल वाला जो ये यूनिट है इस पे, परसेंटेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसके बाद में रेशियो एंड प्रपोर्शन पे, उसके बाद में डाटा इंटरप्रेशन पर, और उसके बाद में वर्क एंड टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद में देखो कोड्स डिकोड्स, मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन 2D 3D वाला जो चैप्टर है ये सीधा है। देखो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैथ में तुम कर सकते हो। अगर तुम मैथ के अंदर भी 0 हो तो एक सिंपल इंटरेस्ट भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, पर सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान आता है, तो वो भी तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हें बता दिया मैंने मैथ के बारे में। जो मैथ और रीजनिंग 0 है ना वो बता रहा हूँ, और बाकियों को पूरी करनी है। उसके बाद में कंप्यूटर
कंप्यूटर नॉलेज के अंदर देखो 5 नंबर की कंप्यूटर आएगी, तो कंप्यूटर जो है इसके अंदर तुम MS ऑफिस, ठीक है, ये पूरा तुम्हें पढ़ना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट, ठीक है। ये लगभग जो है तुम ये मान के चलो 10 घंटे का टॉपिक है। या तो किसी टीचर की मैराथन देख लो, कोई अच्छा टीचर है तो उसकी, और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस कर लो, या थोड़ा बहुत कंप्यूटर अगर तुम्हें चलाना आता है तो तुम इसकी PDF रीड कर भी काम निकाल सकते हो। पर ये जो है ये टॉपिक कर लेना। इसके अलावा जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, ठीक है, ये याद कर लेना। रैम रोम जितनी भी अपनी जो फ्लॉपी डिस्क हो गई, ठीक है, ये SSD हो गई, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना। और एप्लीकेशन वगैरह तो तुम आराम से खुद ऐसे ही कराओगे, इतनी नॉलेज तो तुम्हारे पास है ही, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। उसके बाद में सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी के अंदर है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, संधि, संधि विच्छेद, समासिक पद, उपसर्ग, प्रत्यय। अब मेरे को ये बता दो इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसे है हार्ड है, ठीक है। मैं खुद वो था जिसने 10th के बाद में कभी हिंदी पढ़ी नहीं थी, और अब LDC के लिए मैंने पढ़ी और मेरे को अच्छी खासी हिंदी आने लगी है। तो तुम भी हिंदी कर सकते हो, हिंदी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये कार्यकाली पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यकाली आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले यही करो, उसके बाद में तुम इसकी तरफ भागो, और बाद में जो है जितनी भी चीज़ें बच गई डेली जो है तुम 20-20 वर्ड्स याद करना स्टार्ट करो। जैसे किसी दिन 20 शब्द युगम याद कर लिए, फिर 3 दिन तक 20 शब्द युगम याद किए, उसके बाद में 20 पर्यायवाची याद किए, 3 दिन तक 20 पर्यायवाची याद किए, फिर विलोम शब्द याद करे। ऐसे 2 महीने में तुम्हारे पास ना करते करते भी 1000 वर्ड्स के आसपास वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि की डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने हैं सीधे के सीधे, एक एक क्वेश्चन भी आएंगे तो 2 नंबर तो यहाँ से शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से आ रहे हैं। इंग्लिश टेंस, जब भी इंग्लिश पढ़नी चालू करते हैं सबसे पहले टेंस पढ़ते हैं, और क्या ही वो वॉइस, नरेशन, एक क्वेश्चन तीनों टॉपिक से हैं। आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं। डिटर्मिनर छोड़ दो अगर तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, प्रीपोजिशन छोड़ दो अगर तुम्हें नहीं आती, ट्रांसलेशन बहुत आसान टॉपिक है, ग्लोसरी तुम्हें पढ़नी है क्योंकि परिभाषिक शब्दावली जो है वो हिंदी में भी दे रखी है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो के अंदर इडियम, फ्रेजेस, ठीक है, जितनी भी वोकेबलरी बच गई बाकी वो सारी डेली मतलब प्रैक्टिस करो ना उन चीज़ की, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक को तो करो। आर्टिकल हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और टेंस हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स को छोड़ दो, और बाकी की चीज़ें तो करो। हर बंदा कर सकता है बाकी की चीज़ें। तो इंग्लिश के बारे में यही बोलूँगा। करंट अफेयर, शायद साइंस रह गई, साइंस की शायद यार मैं PPT बनाना भूल गया, तो साइंस की मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। साइंस के अंदर 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट में देखो तुम्हें मोटा मोटा सबसे पहले तुम लाइट कर लो, उसके बाद में तुम जो है इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट जो है वो याद कर लो। शायद लाइट वाली 4th यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी वाली 5th यूनिट है। जिनको साइंस छोड़ के जा रहे हैं उनको बता रहा हूँ, एक यूनिट 1 कर लो, ठीक है, जो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज वाली है, और उसके अंदर कैटेलिस्ट है शायद, वो वाली यूनिट कर लो। एक यूनिट नंबर 9 है शायद, इकोलॉजी वाली, जो ज्योग्राफी में भी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी में, वो कर लो, ठीक है। उसके अलावा यूनिट 10 कर लो, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, माल न्यूट्रिशन क्या होता है वो कर लो, और बस ये यूनिट तो कर ही लो साइंस के अंदर, जो एकदम छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद में करंट अफेयर देखो, ऐसे पढ़ो, ये तो लाइन मेंशन है ही, हाँ, इस पे फोकस रखना है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ पर, अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड रेजिग्नेशन पर, अवार्ड एंड ऑनर्स पर, स्पोर्ट करंट अफेयर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का जब भी तुम्हारे सामने करंट अफेयर आए तो इस पर ध्यान रखना है। अब कैसे याद करना है, डेली की जो है किसी भी टीचर की वीडियो पकड़ लो, वो वीडियो देख लिया करो, बस वीडियो देखना, उसको ना याद करना ना और बात, बस वो वीडियो देख लो। उसके बाद में वीकली वाली वीडियो देख लो, उसके बाद में जब वो टीचर मंथली वीडियो लेके आए तो तुम्हारा 2 बार रिवीजन हो चुका है, 2 बार उन चीज़ों को तुम पढ़ चुके हो, तीसरी बार तुम पढ़ोगे। तुम खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो उनकी, तुम खुद मतलब ऐसे आंसर देने की पहले से कोशिश करो, और उसके बाद में उसकी कोई भी क्रोनोलॉजी वाली, स्पीडी वाली ये बुक ले आओ, या फिर जो टीचर की PDF हो उसको बार बार रिपीट करते रहो। यही करंट अफेयर पढ़ने का एकमात्र तरीका है। क्वेश्चन आ जाते हैं तो बढ़िया बात है, नहीं आते तो बढ़िया बात है। अब लास्ट में सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई, अब तुम्हें फाइनली लास्ट में करना क्या है उसके ऊपर जो है अपन बात करते हैं। अब तुमने ये भी देख लिया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, अब तुम्हें तुम्हारा खुद का प्लान बनाना है कि मुझे एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है 1 अगस्त तक ले आने हैं। मतलब 1 अगस्त का नाम आ रहा है, मतलब
31 अगस्त को जब मैं मॉक टेस्ट दूँ तब मेरे 40% मार्क्स तो बनते हों। आज वाली हालत नहीं हो कि 240 में मेरे नंबर आ रहे हैं 30, या फिर मैं मॉक टेस्ट देने से ही दूर भाग रहा हूँ। मेरे 240 में से कम 100 नंबर होने चाहिए। उसके बाद में मेरे पास जो है पूरा सितंबर बचेगा, अक्टूबर के 20 दिन बचेंगे, उसमें मैं जो है धार देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें टारगेट क्या बनाना है? तुम्हें टारगेट बनाना है कि मैं 48 नंबर जो है इन टॉपिक से लेकर आऊँगा, और उन सब्जेक्ट्स को ऐसे लिख लो, क्योंकि तुम्हें ये भी बता दिया मैंने कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जैसे तुमने उठा लिया कि तुम मैथ करोगे, मैथ के तुम सिर्फ 5 टॉपिक करोगे, 5 टॉपिक से ज़्यादा भी नहीं तो 3 नंबर का कंटेंट तो आएगा ही, कि हम ये देख लो। ठीक है, उसके बाद में साइंस का भी तुमने कर लिया, मैं 5 टॉपिक करूँगा, उससे भी 3 नंबर की साइंस तो आएगी, तो 6 नंबर ये हो गए। उसके बाद में तुमने कर लिया मैं राजस्थान हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर पूरी करूँगा, तो 20 में से तुम 14 तो सही करोगे ही, तो नंबर होते हैं 20। उसके बाद में मैं करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, तो 5 नंबर तो मैं करंट अफेयर में भी लेकर आऊँगा ही, 5। ठीक है, फिर हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट करने वाला हूँ, या फिर मैं 1-2 टॉपिक छोड़ भी देता हूँ, तो भी मेरे 20 में से 15 नंबर तो आएंगे ही। ठीक है, तो कितने कितने हो गए थे वो, शायद 25 हो गया था, 25, 35 और 40 ही हो गए। फिर बाकी थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करके 48 नंबर का तो एक बार टारगेट कर लो। ठीक है, फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो अगले महीने में तैयार करना, फिर उससे अगले महीने में तैयार करना। तो यही जो है स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। कमेंट बॉक्स में एक तो ये बताओगे कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ज़रूर बताओगे, और तुम्हें ग्रेजुएशन के ऊपर चीज़ें चाहिए तो बता देना। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।